हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग हीगल के विचार को पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग हीगल के जीवन परिचय और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी और हीगल के ऊपर किन किन विचारों और दार्शनिकों का और विद्वानों का प्रभाव पड़ा था, उन सारी बातों को जाने थे। आज हम लोग हीगल के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे और उसमें शुरू करेंगे। हीगल ने जो शासन या सरकार की जो बात कही है, तो शासन के बारे में जानेंगे और फिर इसके जितने भी प्रक्रिया है उन सारी बातों को यहाँ पे जानते हैं। तो आइए जानते हैं हीगल ने जो शासन के बारे में कहा है, तो कितने प्रकार के शासन के बारे में इन्होंने बात करते हैं। तो हीगल ने 3 प्रकार के शासन बताते हैं, जो कि इसमें पहला है निरंकुश शासन, और फिर लोकतंत्र या कुलीन तंत्र, और फिर राजतंत्र। हीगल ने इन तीनों शासन के बारे में बात करते हैं। तो हीगल ने निरंकुश शासन के बारे में जो है अपने द्वैतवादी विकास के सिद्धांत के आधार पर भारत, चीन आदि देशों की शासन व्यवस्था को बताता है। इन्होंने बताया कि भारत, चीन, इन सारे देश जो है ये सब निरंकुश है। यूनानी नगर राज्यों को उसने लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत रखा। उसने जर्मनी की शासन व्यवस्था को, राजतंत्र को तीसरी अवस्था मानकर, यानी तीसरी अवस्था राजतंत्र, इसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा। उसने निरंकुश तंत्र को बाद, लोकतंत्र को और कुलीन तंत्र को उसका प्रतिवाद कहा, और फिर ऐतिहासिक विकास क्रम में वैधानिक राजतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कहा, जिसे कि संवाद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विश्व आत्मा के चरम लक्ष्य के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हीगल ने शासन प्रणालियों के वर्गीकरण को द्वैतवादी आधार प्रदान करके संवैधानिक राजतंत्र को शासन का उत्कृष्ट रूप कहा है। आगे इन्होंने कहा कि संप्रभुता तथा शासन संबंधी विचार के निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि हीगल सर्वसाधारण की शासन करने की क्षमता में विश्वास नहीं करता है। वह इसी आधार पर वयस्क मताधिकार का भी विरोध करता है। वह विधानमंडल में बहसों की गोपनीयता, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना स्वतंत्रता का समर्थन करके संविधानवाद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। यानी हीगल जो है, हीगल का कहना था कि वो जो वयस्क मताधिकार है उसका जो है वह विरोध करता है, और जो साधारण बुद्धि या विवेक के जो लोग हैं उसे जो है शासन नहीं करने के पक्ष में जो है इन्होंने ये भी बात करते हैं। साथ में यह भी बात करते हैं कि जो विधानमंडल में बहस होता है उसकी गोपनीयता का जो है इन्होंने समर्थन करते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना स्वतंत्रता का समर्थन करके संविधानवाद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। वह राजा को विधानमंडल और कार्यपालिका के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली कड़ी मानता है। वह निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र का सिद्धांत को प्रतिष्ठित मानता है और प्रतिष्ठित भी करते हैं, जो कि वर्तमान समय में भी जो है इस तरह का संवैधानिक तंत्र को जो है मानता है, तो ये सही है। अब आइए जानते हैं हीगल के इतिहास का सिद्धांत। हीगल ने जो है इतिहास के बारे में क्या सिद्धांत दिया है। हीगल ने इतिहास की दार्शनिक व्याख्या करते हुए उसे बिखरी हुई, यानी कि जहाँ तहाँ बिखरा हुआ है, असंबद्ध घटनाओं का विकास न मानकर उसे सप्राण विकास मानता है। उसका मानना है कि इतिहास के सभी महत्वपूर्ण घटनाएं या कारण निर्वैयक्तिक होते हैं, यानी कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई और जिस कारण से हुई वह सब निर्वैयक्तिक है और सामान्य व्यक्तियों के रूप में होते हैं, सामान्य शक्तियों के रूप में होते हैं। ये सामान्य शक्ति विश्व आत्मा के उद्देश्यों के अनुकूल ही कार्य करती है। उसके अनुसार
विश्व इतिहास के विकास की संपूर्ण गति पूर्व जो है निश्चित है। उसका मानना है कि विश्व आत्मा यानी पूर्ण विचार धीमी विकासशील प्रक्रिया से आगे बढ़ती है। उनका ये जो है मानना था। और उन्होंने आगे कहा कि विश्व आत्मा की विकासशील प्रक्रिया में संयोग या आकस्मिक घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। संपूर्ण ऐतिहासिक विकास एक युक्तिपूर्ण योजना के अनुसार होता है। जब विश्व आत्मा अपने पूर्व निश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे अनेक अंतर विरोधों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विश्व आत्मा पूर्ण विचार को अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। वह अपने मूल रूप को त्याग कर प्रतिदिन नए रूप ग्रहण करती रहती है। उसका प्रत्येक रूप ऐतिहासिक विकास की एक यात्रा के समान होता है। उसे अपने अंतिम रूप तक पहुंचने के लिए अनेक यात्राएं करनी पड़ती है। आगे इन्होंने कहा कि विश्व आत्मा के विकास की प्रथम अवस्था भौतिक या निर्जीव संसार है। हम इसे अपने ज्ञानेंद्रियों ज्ञान से ही जान सकते हैं। इसके बाद सजीव संसार का स्थान है। यह अवस्था जटिल होती है। तीसरी अवस्था पृथ्वी पर मनुष्य का विकास है। यह प्रथम व द्वितीय अवस्थाओं से अधिक जटिल है क्योंकि इसमें युक्ति तत्व का समावेश हो जाता है। अगली अवस्था में परिवार का विकास होता है। इसके बाद नागरिक समाज की अवस्था है। विकास का अंतिम अवस्था राज्य के विकास की है। इस मंजिल पर पहुंचकर ही विश्व आत्मा या पूर्ण विचार का आत्म साक्षात्कार होता है। इस तरह पूर्ण ऐतिहासिक विकास का आरंभ और अंत राज्य में ही होता है। आत्म साक्षात्कार के इस अवस्था में विश्व आत्मा अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाती है। हीगल ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में विश्व आत्मा के विकास की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि प्रथम स्थिति पूर्व देशों जैसे चीन, भारत, ईरान आदि देशों की है। इन देशों में विश्व आत्मा शैशव रूप में थी। उसका कहना है कि चीन में समूचा मानव जीवन एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता था और वहाँ स्वतंत्रता का बिल्कुल ही अभाव था। इसके बाद विश्व आत्मा भारत की ओर उन्मुख होकर आगे बढ़ी। इसके बाद विश्व आत्मा ने यूनान और रोम में प्रवेश किया। यूनान की कला, धर्म, दर्शन और रोम के कानून में इसकी अभिव्यक्ति हुई। इस अवस्था में जनता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राजाओं से संघर्ष किया परंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। हीगल का विश्वास है कि विश्व आत्मा के रूप में मानव जाति का पूर्ण विकास जर्मनी में होगा। यह विश्व आत्मा के विकास की चरम अवस्था होगी। जर्मनी का राष्ट्र राज्य के रूप में विकास सर्वदेशिक विश्व आत्मा का प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीगल का जो इतिहास है, इसका जो सिद्धांत है, उसके विश्व आत्मा के दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। उसका इतिहास का जो सिद्धांत है विश्व आत्मा के कार्यकलापों के आलेख के सिवा कुछ नहीं है, जो संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों या जातियों से होकर राष्ट्र राज्य के रूप में प्रकट होती है। उसका राष्ट्र राज्य ही कला, कानून, नैतिक और धर्म का सच्चा सृष्टा है। मानव सभ्यता का इतिहास राष्ट्रीय संस्कृतियों का एक अनुक्रम है जिसमें कि प्रत्येक राष्ट्र संपूर्ण उपलब्धियों के लिए अपना विशेष योगदान जो है देता है। अब एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हीगल का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को बताएं या इसकी विवेचना करें। तो हीगल ने जो है स्वतंत्रता संबंधी कौन सी सिद्धांत का जो है इन्होंने वर्णित किया है। तो हीगल का जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है यह राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हीगल से पहले भी अनेक विचारकों ने स्वतंत्रता पर अपना विचार दिया, लेकिन उन सभी का दृष्टिकोण आत्मपरक यानी व्यक्तिवादी ही रहा था। हीगल ने इसे व्यापक आधार प्रदान किया। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति का एक विशेष गुण है। इसको छोड़ने का अर्थ है मानवता का परित्याग करना। अतः
स्वतंत्र न होना मनुष्य द्वारा अपने मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का परित्याग करना है। उसने फ्रेंच क्रांति द्वारा प्रतिपादित किए गए स्वतंत्रता संबंधी मिथ्या व भ्रांत धारणाओं का खंडन भी किया। स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता घूमने फिरने, विचार प्रकट करने और अपने धर्म का पालन करने, इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने में ही बताता है। हीगल स्वतंत्रता पर अपनी इच्छा अनुसार कार्य में ना होकर राज्य के इच्छा अनुसार पालन करने में बताई है। हीगल का विचार है कि निरंकुश होकर व्यक्ति की स्वतंत्रता को तो कुचला जा सकता है, लेकिन व्यक्ति राज्य की इच्छा को नहीं कुचल सकता। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता राज्य के आदेशों का आंख बंद करके पालन करने में है। स्वतंत्रता का विकास कैसे हुआ, हीगल बताते हैं। हीगल का मानना है कि विश्व आत्मा के कर्मिक विकास की तरह स्वतंत्रता का भी विकास हुआ है। विश्व आत्मा के प्राचीन युग में केवल निरंकुश व्यक्ति ही स्वतंत्र था। जो निरंकुश व्यक्ति था, जो कि आदमी का शोषण करके सारा जो उपयोग का सामान है या फिर जितना वो स्वतंत्र हो सके, स्वतंत्र होकर रह सके, दूसरे के अधिकारों को कुचल करके, शोषण कर करके तो वो रह सकता था, और वही जो है स्वतंत्र था। यूनान और रोम में कुछ ही व्यक्ति स्वतंत्र थे, क्योंकि वहाँ दास प्रथा थी। हीगल के अनुसार नवोदित राष्ट्र यानी जर्मनी में मानव स्वतंत्रता का उदय होता है, जहाँ सभी व्यक्ति होने के नाते स्वतंत्र है। लेकिन जर्मनी में भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि वहाँ विश्व आत्मा का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। जब जर्मन राष्ट्र राज्य के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरेगा, तब वह पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होगी। मानव का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति न होकर स्वतंत्रता की प्राप्ति करना है। हीगल का कहना है कि विश्व का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के सिवाय और कुछ नहीं है। आज तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनके पीछे स्वतंत्रता का विचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य छुपा हुआ है। इनका जो दार्शनिक आधार है स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है, हीगल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को दार्शनिक आधार पर औचित्यपूर्ण माना है। उनके अनुसार स्वतंत्रता आत्मा का सार है। उनका मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ अपने आप में पूर्ण होना, दूसरे पर किसी प्रकार से निर्भर ना होना। यह विशेषता आत्मा में है, जड़ पदार्थ में नहीं। जड़ पदार्थों में आत्मनिष्ठा का गुण नहीं पाया जाता है। संसार की सभी जड़ वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार शासित होती है। उनकी प्रवृत्ति सदा अपने स्वरूप से बाहर अवस्थित जो है गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर जाने की ही होती है। दूसरी तरफ आत्मा अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाती है, इसलिए आत्मा का विकास स्वतंत्रता का है। मानव जाति के विकास का इतिहास स्वतंत्रता के विकास का सूचक है। मानव इतिहास का उच्चतम विकास राज्य के रूप ले लेती है, और इसमें विश्व आत्मा अपना अंतिम साकार रूप ग्रहण करती है। अतः राज्य जो है पूर्ण स्वतंत्र राज्य है। विश्व आत्मा के चरम रूप के कारण राज्य व्यक्तियों की स्वार्थमयी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठा हुआ होता है। हीगल का कहना है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्तिक इच्छा के अनुसार कार्य करना न होकर राज्य की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे जो है, हीगल ने कानून और स्वतंत्रता में विरोध नहीं किया है। हीगल का मानना है कि कानून जो है स्वतंत्रता का ही मूर्त रूप है, यानी मूर्त रूप है, जीवित रूप है। राज्य का कोई कानून व्यक्ति अपनी ही इच्छा का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति भी विश्व आत्मा का ही साकार रूप है। यद्यपि उसमें उतनी पूर्णता नहीं है जितनी कि राज्य में पाई जाती है, फिर भी राज्य का अभिन्न अंग है, लेकिन वह स्वार्थमयी प्रवृत्ति के कारण सामाजिक हित के विपरीत कार्य करता है। उस समय उसका कार्य विश्वात्मा के प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए उस पर कानून का अंकुश लगाना आवश्यक होता है। कानून उसकी भलाई ही करता है, वह उसे सच्ची स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करता है। यदि वह कानून का पालन दंड के भय से करता है
तो स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यदि वह अपनी इच्छा से कानून का पालन करता है तो उसे विश्व आत्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करके सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहा होता है, ऐसा हीगल ने मानता है। हीगल और कांट की स्वतंत्रता संबंधी धारणाओं में अंतर है। अब आइए जानते हैं कि हीगल और कांट में क्या अंतर है। कांट ने स्वतंत्रता जो बताया है बंधनों का अभाव। कांट स्वतंत्रता का नकारात्मक और आत्मपरक दृष्टिकोण का जो है प्रेस करता है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सदैव अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए और राज्य पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अंतःकरण के अनुसार आचरण करने में है। लेकिन हीगल ने स्वतंत्रता का एक सामाजिक व्यापार है। हीगल का कहना है कि स्वतंत्रता जो है एक सामाजिक व्यापार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता इस व्यापार को बढ़ावा देने में है, व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने में नहीं। उसने कांट की स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक और आत्मपरक कहा है, इसलिए उसने कांट की स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के कानूनों और परंपराओं को मानने और उसके नैतिक जीवन में भाग लेने में मानते हैं। इस प्रकार हीगल ने स्वतंत्रता को नकारात्मक न मानकर सकारात्मक माना है। उसके अनुसार स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं है, यह तो राज्य के आदेशों का पालन करने में है। उसने स्वतंत्रता को आत्मगत न मानकर वस्तुगत माना है। इसलिए हीगल का कहना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अर्थ सामाजिक व्यापार के रूप में समझना चाहिए। उसे अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुखों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि उसका कोई कार्य सामाजिक हित के विपरीत हो तो स्वतंत्रता वहां पर नहीं कहा जा सकता है। उसने कांट के व्यक्तिवादी विचार के स्थान पर सामाजिक व्यापार शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए कांट के सीमित स्वतंत्रता के विचार की आलोचना करते हैं। उसका विचार कांट की तुलना में व्यक्तिवादी कम है और व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। उसने व्यक्ति की राज्य को इच्छा की में जो है विलीन कर देता है। उसके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण विकास की इच्छा में ही अपनी इच्छा को विलीन करके ही कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि हीगल ने जो स्वतंत्रता संबंधी धारणा दिया है इसकी क्या विशेषता है। हीगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा की विशेषता, इसमें पहला है कि हीगल ने सच्ची स्वतंत्रता का अंतःकरण के अनुसार कार्य करने में ना होकर विशुद्ध विवेक द्वारा प्रेरित होकर कार्य करने में निहित है। दूसरा है कि स्वतंत्रता स्वार्थ में नहीं परमार्थ में निहित है। व्यक्ति को समाज हित की दृष्टि से स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। हीगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर जोर देता है। हीगल का कहना है कि व्यक्ति की मुक्ति कर्तव्य पालन में ही है। चौथी विशेषता है स्वतंत्रता एक सामाजिक व्यापार है, क्योंकि समाज से अलग व्यक्ति स्वतंत्रता की कल्पना नहीं करता है। उनके अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक प्रथा परंपरा और नैतिकता के अनुरूप ढालने में है, अपनी व्यक्तिगत इच्छा को स्वतंत्र आधार प्रदान करने में नहीं। हीगल का कहना है स्वतंत्रता के किसी दावे का नैतिक समर्थन उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह सामाजिक हित और सामान्य इच्छा द्वारा समर्थित न हो। आगे इन्होंने कहा कि स्वतंत्र राज्य की अधीनता को स्वेच्छा से करने में है, क्योंकि राज्य विश्व आत्मा का साकार रूप है। राज्य विश्व आत्मा के चरम विकास की अवस्था है जो नागरिक राज्य की आज्ञा का पालन करता है, वही पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करता है। राज्य विवेक का वास्तविक रूप होता है, अतः उसके अनुसार आचरण करने में स्वतंत्रता निहित है, क्योंकि विवेक सदैव जो है दोष मुक्त होता है। इसकी जो छठी विशेषता है
सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून पालन करने में है, उनके विरोध में नहीं। कानून व्यक्ति की इच्छा का ही परिणाम है। हीगल ने कहा, जब व्यक्ति की आत्मनिष्ठ इच्छा कानूनों के समक्ष आत्मसमर्पण करती है तो स्वतंत्रता आवश्यकता का अंतर विरोध मिट जाता है। हीगल स्वतंत्रता संबंधी उपयुक्त विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि हीगल ने स्वतंत्रता को नकारात्मक व आत्मगत तत्वों की परिधि से निकालकर सकारात्मक और वस्तुनिष्ठ आधार पर प्रतिष्ठित किया है। अब जो है हीगल के जो विचार है, उनके विचार या सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होने के बावजूद भी हीगल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की आलोचना का पात्र होना पड़ा है। इसका क्या है आलोचना, आइए जानते हैं। पहला है कि हीगल ने राज्य को असीमित और अमर्यादित शक्तियां प्रदान करके व्यक्ति का महत्व छीन कर दिया है। उसने व्यक्ति को राज्य का दास बना दिया। उसने व्यक्ति की इच्छा को राज्य की इच्छा के साथ मिला दिया है। दूसरी आलोचना, हीगल ने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया। राज्य की वेदी पर व्यक्ति के अधिकारों का बलिदान करने का मतलब है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुचलना। उसने व्यक्ति को राज्य रूपी दैत्य के मुंह में धकेल दिया है। तीसरा कहा है कि हीगल की स्वतंत्रता की धारणा प्रजातंत्रीय विचारों के विपरीत है। जो प्रजातंत्र में जो विचार होना चाहिए लोगों की, व्यक्ति की, इससे जो है पूर्णतः जो है विपरीत है। उसने राज्य की अधीनता को ही स्वतंत्रता का नाम दे दिया, जबकि आधुनिक प्रजातंत्रीय राज्यों की दृष्टि में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास स्वतंत्र सामाजिक वातावरण में ही संभव है। हीगल व्यक्ति के ऊपर इतने बंधन लगा देता है कि उससे प्रजातंत्र सिद्धांतों का उल्लंघन होने लगता है। कानून और स्वतंत्रता एक साथ नहीं चल सकता है। कानून व्यक्ति पर कुछ बंधन लगाता है, जबकि स्वतंत्रता बंधनों से मुक्ति का नाम है। चौथी जो आलोचना है, हीगल ने यह भी नहीं बताया कि व्यक्ति की समस्त इच्छाओं का केंद्र राज्य कैसे बन सकता है। उसका यह विचार अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण है। हीगल ने नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की उपेक्षा की। उसने अपने दर्शन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। इस दृष्टि से उसकी स्वतंत्रता की धारणा अधूरी है। आगे कहा कि हीगल ने व्यक्ति को साधन और राज्य को साध्य मानने की बड़ी भूल की। हीगल ने व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साध मानने की भूल तो की है। ये 2 बार हो गया है, तो इसे जो है टाइप मिस्टेक हो गया है, इसे जो है एक बार समझेंगे। हीगल की इस धारणा के अनुसार व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, जबकि इस चेतन व अचेतन जगत में मानव बुद्धि की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आगे जो इनकी धारणा है हीगल की, फांसीवाद व नाजीवाद के बीज मिलते हैं। हीगल ने फांसीवाद व नाजीवादियों की तरह जातीय श्रेष्ठता व कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। अब जो है उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि हीगल ने स्वतंत्रता को सामाजिक तथ्य मानकर उसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना पर आधारित किया है। उसने कांट की नकारात्मक व आत्मपरक धारणा के स्थान पर सकारात्मक और वस्तुनिष्ठता का गुण पैदा किया है। इससे स्वतंत्रता की धारणा को नई दिशा मिली है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर सामाजिक हित को प्राथमिकता देता है। इससे समाज में परमार्थ की भावना का उदय होता है। अंत में हम कह सकते हैं कि अनेक दोषों के बावजूद भी यह भी हीगल की संपूर्ण राजनीतिक चिंतन को एक महत्वपूर्ण और अमूल्य देन है। स्वतंत्रता सिद्धांत को नई दिशा देने में हीगल द्वारा किए गए प्रयास शाश्वत और महत्वपूर्ण है। तो ये ख़त्म होता है और फिर आगे इसके जो भी प्रक्रिया होंगे या जो भी इनका सिद्धांत है आगे तीसरी वीडियो में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।